हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को स्टार्ट किए थे। 2 लेक्चर इसमें देख चुके हैं। हैलोजन्स का रिएक्टिविटी देख रहे थे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे हम लोग कंपेयर किए थे कि कैसे हैलोजन्स का रिएक्टिविटी वैरी करता है। मोस्टली दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं वे सभी। रीजन कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था। उसमें से फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। तो हैलोजन्स चूँकि नॉन मेटल्स हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अधिक है, तो ये फैक्टर्स बता रहे हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मतलब खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। और जब वे खुद रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। आज हम लोग कुछ कंपाउंड्स वगैरह देखेंगे उनका, जैसे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो जितने भी हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन to form their respective hydrogen halide, कुछ कॉम्बिनेशन आसान हैं, कुछ मुश्किल, जैसे H2 + X2 मिल करके 2HX एंड दिस इज हाइड्रोजन हेलाइड। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2 और F2 का आप डायरेक्ट कम्बिनेशन करोगे, रिएक्शन काफ़ी वायलेंट होता है, मतलब एक्जोथर्मिक नेचर का है बहुत ज़्यादा, 2HF बनेगा। वैसे ही H2 + Cl2 से कम्बिनेशन करवाओगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो 2HCl बनेगा। H2 + Br2 का कम्बिनेशन करवाओगे नॉर्मली हीट करके तो 2HBr बनेगा। वैसे ही H2 और I2 का कम्बिनेशन करवाओगे हीट करके ही, को कैटलिस्ट यहाँ प्लैटिनम है तो HI। ऐसा तो डायरेक्ट कम्बिनेशन है। हैलोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन हेलाइड का जो है फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें से देखो फ्लोरीन का रिएक्शन जो है ना हमेशा वायलेंट होता है। रीज़न है कि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज का नॉन मेटल है, चाहे हैलोजन ग्रुप की ही बात करें तो स्मॉलेस्ट हैलोजन है, या रेस्पेक्टिव पीरियड में हम लोग बात करें मतलब बोरोन कार्बन ऑक्सीजन वगैरह लेकर के तो उसमें भी साइज़ सबसे छोटा है। अब यदि एटम का साइज़ सबसे छोटा है, इसका मतलब हुआ कि उसका बॉन्ड भी सबसे छोटा होना है, चाहे वह बॉन्ड पहले से प्रेजेंट हो जिसको तोड़ा जा रहा हो रिएक्शन के दरमियान, या फिर वह बॉन्ड बाद में बनता हो किसी दूसरे के साथ। दोनों केस में जो है ना वह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहे बने चाहे टूटे एनर्जी ज़्यादा एक्सचेंज होता है। यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आप तोड़ना चाहोगे तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो फ्लोरीन के साथ यही प्रॉब्लम है कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना अधिक है कि रिएक्शन या तो हाईली इंडोथर्मिक हो जाता है तोड़ने समय, या तो हाईली एक्जोथर्मिक हो जाता है जब बॉन्ड बनता है। तो जब ऐसे H2 और F2 आपस में कंबाइन करके HF बनाएंगे तो यहाँ H और F का जो बॉन्ड होगा काफ़ी मजबूत होगा, और मजबूत होने के चलते बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगा, इसलिए वायलेंट रिएक्शन मतलब जो हाईली एक्जोथर्मिक नेचर के हों। H2 और Cl2 का कम्बिनेशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। वैसे ही H2Br2 बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड। जब ये सारे सब्सटेंस एनहाइड्रस फॉर्म में हों तो HF को छोड़ करके बाकी सभी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तब इनको हाइड्रोजन हेलाइड ही बोलेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसे। लेकिन ये जब सभी हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में हो, तो इनको हाइड्रोजन हेलाइड नहीं बल्कि हैलोजन एसिड बोलते हैं। गैसियस फॉर्म में रहे एनहाइड्रस तो हाइड्रोजन हेलाइड,
और जब एक्वस फॉर्म में हो, वाटर के साथ हो, तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उस केस में उसको हैलोजन एसिड बोला जाएगा। तब हम लोग HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, HBr को हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलेंगे और HI को हाइड्रोआयोडिक एसिड बोलेंगे। तो ये इसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। लोग पूछता है वाइवा वगैरह में आगे कहीं कॉमन सब बात है या कि ऐसे लिख देगा HCl और बोलेगा बताओ HCl का क्या नाम होगा यहाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप तो लगेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कॉमन है, HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा नहीं है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। एनहाइड्रस है गैसियस फॉर्म में तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाने वाला है, लेकिन यदि वाटर के साथ है लिक्विड फॉर्म में तब इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। HF हमेशा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ही कहलाएगा, क्योंकि HF ओरिजिनल स्टेट में भी जो है लिक्विड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रिपरेशन में कुछ खास है नहीं, बस यहाँ से हम लोग को मेन पॉइंट समझना था, एक ही वायलेंट नेचर का क्यों है और इस सब का नाम हाइड्रोजन हेलाइड या फिर हाइड्रोजन एसिड। तो इसको हम लोग समझ गए, ध्यान में रखना है। अब ये जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हुए, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डील करेंगे। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसमें से HF इज लिक्विड, HCl, HBr एंड HI आर गैसेस। रीजन क्या हो सकते हैं इसका? तो देखो H है सभी पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन HF जो है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैपेबल है। HCl वगैरह की बात करोगे तो इस सब में वैसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है ऐसा। तो आप इसको यहाँ से ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, हाइड्रोजन फ्लोरीन है तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप माइनस दोगे, यहाँ प्लस दोगे, सब जगह ऐसे ही होगा, प्लस माइनस। और यहाँ एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होगा इस जगह पे ऐसा। तो यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्लस माइनस के बीच, लेकिन हाइड्रोजन के द्वारा है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, तो आप इसको यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी वही केस है, ऐसा ही प्लस माइनस दिखाने वाले हो, लेकिन यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होगा दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन तो है लेकिन जो दूसरा एटम है एक स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन हम लोग जानते हैं, ये तीन ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, FON, तीनों में से यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होगा, तो चूंकि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल के भी जो फोर्स ऑपरेट होता है विच इज कॉल्ड डायपोल फोर्स ऐसा। अब यदि फोर्स के स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर फोर्स देन डायपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर फोर्स देन डायपोल। अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक मजबूत फोर्स है तो HF के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नज़दीक होंगे, और मॉलिक्यूल्स यदि नज़दीक हैं एक दूसरे से तो ऑब्वियसली वह किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है, तो वह एग्जिस्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में। और चूंकि डायपोल वीक फोर्स है, तो वीक फोर्स है तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और जब दूर दूर रहेंगे तो गैसेस फॉर्म में होगा। नहीं, HF के मॉलिक्यूल समझो इतने नज़दीक हैं ऐसे, तो मॉलिक्यूल जब ऐसे नज़दीक रहते हैं तो लिक्विड, लेकिन यहाँ जो है डायपोल थोड़ा वीक है तो मॉलिक्यूल ऐसे थोड़ा दूर दूर होंगे, और जब दूर दूर होंगे तो ऑपरेटिंग फोर्स चूँकि कमज़ोर है तो दूर दूर होंगे तो या गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सेम रीजन है HBr और HI के लिए कि HBr और HI के मॉलिक्यूल्स भी आपस में डायपोल फोर्स से जुड़े हुए हैं, और डायपोल फोर्स एक वीकर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड के तुलना में, और एक वीकर फोर्स होने के चलते मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे, और जब दूर होंगे तो यह सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक होंगे, एसोसिएशन होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, तो यह एग्जिस्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में। तो आता है क्वेश्चन कि HF इज लिक्विड फाइल HCl इज गैस एट ऑर्डिनरी कंडीशन, एक्सप्लेन। कि एक ऑर्डिनरी कंडीशन में रूम टेम्परेचर प्रेशर वगैरह पे HF लिक्विड है जबकि HCl एक गैस है, एक्सप्लेन करो क्यों है ऐसा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन हम लोग को यहाँ देना है, सिंपल सा फंडा है।
सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग पीछे H2O H2S के लिए देखे थे, NH3 और PH3 के लिए देखे थे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो प्रोबेबली वह लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और दूसरे के साथ नहीं बन रहा है तो वह गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यह फिजिकल स्टेट की बात हुई। अब चूंकि ये सभी या तो लिक्विड है या गैस है, तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ना कंसीडर करते हुए बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा देखो, बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, और दूसरा मोलर मास पे। दूसरा डिपेंड करता है किस पर? मोलर मास पे। तो यदि बात करोगे HF, HCl, HBr और HI की, चूँकि दोनों फैक्टर एक साथ ऑपरेट होंगे, तो जब दोनों एक साथ ऑपरेट होंगे तो याद रखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा डोमिनेट करेगा मोलर मास को। ठीक, अब मान लो कि ये HF के मॉलिक्यूल्स हैं, ये HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, ये HBr के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये HI के मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे देख रहे हो, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट से ही पता चल गया होगा। HF का मॉलिक्यूल सबसे नज़दीक है, इसका मतलब हुआ कि इसके मॉलिक्यूल के बीच जो है ऑपरेटिंग फोर्स है दिस वन, या स्ट्रॉन्ग फोर्स है। HCl के मॉलिक्यूल इससे थोड़ा दूर हुआ, तो थोड़ा दूर हुआ इसका मतलब यहाँ फोर्स थोड़ा कमज़ोर हुआ। अभी बताए, यहाँ मॉलिक्यूल और दूर है तो फोर्स और कमज़ोर हो गया, और यहाँ दूर और कमज़ोर हो गया। ऐसा तो फोर्स के आधार पे हम लोग देख रहे हैं कि HF मॉलिक्यूल्स के बीच एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑपरेट कर रहा है, तो उस हिसाब से HF का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ सबसे अधिक होना है, सबसे ज़्यादा 293 केल्विन। ऐसा बाकी में क्या होगा? तो बाकी में फिर HCl का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इन तीनों में फिर मोलर मास ऑपरेट होगा। क्योंकि HCl का आप मोलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 तो आ जाएगा 36.5। इसका निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 और इसका होता है 127, तो 128। मास में बहुत ज़्यादा अंतर है, लगभग 4 गुना मास है। अच्छा, चूँकि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में एक ही जैसा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, डायपोल डायपोल, तो फोर्स तो लगभग समान हुआ, थोड़ा सा अंतर रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ऑपरेट हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया यहाँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नेचर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया यहाँ। तो आप क्या देखोगे? मोलर मास देखोगे, और उस हिसाब से HCl से HBr गए, HBr से HI गए, तो डाउन दी ग्रुप जाने से ऐसे मोलर मास बढ़ेगा, और जब मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली लोग कन्फ्यूज करते हैं कि डाउन दी ग्रुप जाने से मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले फोर्स को देखना है। जब फोर्स ऑलमोस्ट एक जैसे हो तब मोलर मास कंपेयर करोगे आप, लेकिन फोर्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा है तो मोलर मास वहाँ मायने नहीं रखता है, फिर वो फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखना है। तो यह बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हुआ। तो HF थोड़ा अलग ही बिहेव कर रहा है, एक तो लिक्विड है बाकी गैस, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा हो गया, रिएक्शन भी वायलेंट हो रहा था, तो थोड़ा सा अलग बिहेवियर है यहाँ HF का। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। HF, HCl, HBr, HI डाउन द ग्रुप जाने से क्या क्या बात हो रहा है जरा समझेंगे। सबसे पहला, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज। हैलोजन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं सब में हैलोजन जो है हेलाइड आयन के रूप में है। ऐसा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज, या हैलोजन की जगह आप हेलाइड आयन X माइनस पार्शियल माइनस लेकर के चल सकते हो। क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे, फाजन रूल।
यह रूल बोलता है कि यदि कोई हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वह कभी ना तो 100% आयनिक होगा और ना ही 100% कोवलेंट होगा। मतलब उसमें आयनिक और कोवलेंट दोनों कैरेक्टर मिला हुआ रहेगा। अकॉर्डिंग टू फाजॉन रूल कि यदि कोई हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, अलग अलग एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल, तो वह कभी भी ना तो 100% आयनिक होगा ना ही 100% कोवलेंट होगा, उसमें मिक्स्ड कैरेक्टर रहेगा आयनिक और कोवलेंट का। तो अब उसमें से आयनिक ज़्यादा होगा, कोवलेंट ज़्यादा, क्या होगा उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हम लोग पढ़े हैं। यहाँ जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कुछ इस तरह से, देखो वैसे दोनों नॉन मेटल्स हैं सब केस में, तो नॉन मेटल्स के बीच मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। और कोवलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल को कोवलेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली कोवलेंट है बट नॉट 100% कोवलेंट। सम आयनिक कैरेक्टर इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। अब आयनिक कैरेक्टर क्यों आएगा, तो फाजॉन रूल के अनुसार। तो डाउन द ग्रुप जाने से हैलोजन का साइज माने हैलाइड आयन का साइज बढ़ रहा है, तो क्या होता है इसके चलते पोलराइजेबिलिटी, फाजॉन रूल के लिए टर्म है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स इंक्रीजेज। कोवलेंट कैरेक्टर हैलाइड का बढ़ रहा है, और जब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, उल्टा होता है ना, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। इसका मतलब हुआ कि जब इसको आप अरेंज करोगे कोवलेंट कैरेक्टर के आधार पर, तो HF से ज़्यादा कोवलेंट होगा HCl, इससे ज़्यादा कोवलेंट होगा HBr और उससे भी ज़्यादा कोवलेंट होगा HI। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। आयनिक कैरेक्टर में यही उलट जाएगा, आयनिक कैरेक्टर में इसको आप ऐसे लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, HI से ज़्यादा आयनिक होगा HBr, इससे ज़्यादा होगा HCl और उससे भी ज़्यादा होगा HF। ऐसा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों हैलाइड में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, चारों हैलाइड में सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन है, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह, एग्जाम के लिए पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। फाजॉन रूल के अनुसार एक्सप्लेनेशन है यह, तो इस बात को हम लोग समझ गए। नेक्स्ट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे हम लोग, पोलैरिटी का। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं, फॉर्मूला है इसका डेल इंटू एल, जहां डेल बतलाता है चार्ज को और एल बतलाता है बॉन्ड लेंथ को। ऐसा मतलब यहाँ यह जो डायपोल मोमेंट है म्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल का, चार्ज का, लेंथ का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन चार्ज डोमिनेट करता है यहाँ। तो मॉलिक्यूल यहाँ ले लें HX और यहाँ इसका डायपोल मोमेंट ले लेते हैं। तो HF का डायपोल मोमेंट 1.86 डिवाई, HCl का 1.11 डिवाई, HBr का 0.79 डिवाई और HI का 0.39 डिवाई। Here D is डिवाई, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे HF से HCl की ओर गए, HBr की ओर गए, HI की ओर गए, डायपोल मोमेंट घट रहा है, मतलब मॉलिक्यूल का पोलैरिटी डिक्रीज कर रहा है। कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे आप, तो इसको भी एक्सप्लेन करना है चार्ज के आधार पे, क्योंकि सब में हाइड्रोजन हैलोजन का के बीच बॉन्ड है और हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, चाहे कोई भी हैलोजन आप ले लो। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, और जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि यह इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा। तो इस केस में जो यहाँ चार्ज सेपरेशन होगा वह सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे यहाँ भी वही चीज़ रहेगा, लेकिन इसको ऐसे समझना है कि यह जो फ्लोरीन पर डेल माइनस है ये ज़्यादा होगा, किससे, क्लोरीन का डेल माइनस से, वो ज़्यादा होगा
ब्रोमीन का डेल माइनस से और U ज़्यादा होगा आयोडीन का डेल माइनस से। रीज़न इसका क्या हुआ, क्योंकि फ्लोरीन इन सबों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चूँकि अगला एटम जो है वह सब में सेम है, तो अब डिपेंड करता है कि इस सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वह विड्रॉ करेगा चार्ज का सेपरेशन जो है उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही अधिक होगा उसमें, ऐसे। तो उस हिसाब से जब डाउन दी ग्रुप हम लोग जाएंगे इस वेरिएशन के लिए, तो नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज, किसी पर भी, चाहे हाइड्रोजन पर हो या हैलोजन पर। फिर क्या होगा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेज फार्मूला के अनुसार, और डायपोल मोमेंट बढ़ेगा मतलब पोलैरिटी बढ़ेगा, पोलैरिटी इंक्रीजेज, ऐसा। तो ऐसे भी कुछ समझ सकता है कि ये चारों में सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, वैसे पूछे, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पोलर नेचर का कौन है इस सब में। तो कैसे कंपेयर किए, समझ गए। इस वैल्यू को याद रखने का नीड नहीं है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए। डेल इंटू एल, डेल पे डिपेंड करेगा। अभी डेल का वैल्यू जिस पर जितना ज़्यादा होगा उसके लिए डायपोल मोमेंट उतना अधिक, और ये डेल ज़्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का। तो बार बार देखते आ रहे हैं, ग्रुप 15 में भी देखे, 16 में भी देखे, यहाँ भी आएगा थर्मल स्टेबिलिटी का फैक्टर। तो थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब कि अंडर हीट वह कितना स्टेबल है। हीट करने से जल्दी टूट जा रहा है तो कम स्टेबल, थर्मली अनस्टेबल हुआ। हीट करने से जल्दी नहीं टूट रहा है तो थर्मली स्टेबल हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ऐसा। तो थर्मल स्टेबिलिटी में जैसे HF, HCl, HBr, HI, क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने से, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज, हैलोजन का साइज बढ़ रहा है तो उससे क्या हुआ, HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, उससे क्या होगा, HX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, लंबाई बढ़ेगा तो मजबूती घटेगा, तो उससे क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अच्छा, तो HF इज थर्मली मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय HCl, HBr एंड HI इज लीस्ट स्टेबल। तो अंडर हीट HF सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ और HCl जो है सबसे कम। इसको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डाटा से इसको हम लोग कन्फर्म करते हैं कि जैसे HF है तो बॉन्ड लेंथ इसका है 92 पिकोमीटर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 574 किलोजूल पर मोल। उसी प्रकार से HCl है तो 127 पिकोमीटर 432 है, HBr का 141 पिकोमीटर और ये हो गया 363 किलोजूल पर मोल, और लास्टली HI का सबसे ज़्यादा बॉन्ड का लंबाई है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। ऐसा, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, मतलब बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है, और ज़्यादा मजबूत है पता चल रहा है एनर्जी से कि HF के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रहा है इतना 574 किलोजूल, जबकि HCl के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी उससे कम लगा, HBr का और कम और सबसे कम HI का। अब चूंकि HI के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब कि अब बॉन्ड सबसे कमजोर है, जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो थर्मली अनस्टेबल होगा। तो HF इज थर्मली मोस्ट स्टेबल, HI इज थर्मली लीस्ट स्टेबल। जो इस डाटा से हम लोग को क्लियर हो जा रहा है, इसको कंफर्म कर ले रहे हैं हम लोग। अगला फिर इसमें थर्मल स्टेबिलिटी के बाद
रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जिसमें भी हाइड्रोजन है वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन। यदि किसी स्पीसीज में हाइड्रोजन है तो वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि वह दूसरे को रिड्यूस कर सकता है अपना हाइड्रोजन को दे करके। तो ये सभी हैलाइड ही है, हाइड्रोजन हैलाइड, तो सब में हाइड्रोजन है, सभी रिड्यूसिंग एजेंट के काम करेंगे। अब उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो जो सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा, और सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा? जिसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, सबसे कमज़ोर होगा। और सबसे कमज़ोर बॉन्ड किसका होगा? जिसका बॉन्ड सबसे लंबा होगा। और अभी हम लोग देखें बॉन्ड का लंबाई, इथा 92, इथा 127, इथा 141, इथा 160, ऐसे। तो HF का बॉन्ड यहाँ सबसे छोटा है, तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो जल्दी हाइड्रोजन नहीं देगा, तो सबसे कमज़ोर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। लेकिन HCl इससे बड़ा बॉन्ड है, इसका जल्दी टूटेगा, तो इससे जल्दी हाइड्रोजन देगा, है। तो यह हाइड्रोजन दे करके दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। और बताए कि हाइड्रोजन जल्दी तब दे पाएगा जब इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और वो तब होगा जब बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा, कमज़ोर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि HF से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ HCl, इससे स्ट्रॉन्गर हुआ HBr, एंड HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। बहुत ही HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, वहाँ HI का रिएक्शन मोस्टली हर फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है, और यह इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि यह कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हो उसको अल्केन में रिड्यूस करता है। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा कि इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो HI। कारण पूछेगा तो बता देना है कि बॉन्ड बहुत लंबा है, कमज़ोर है, जल्दी टूट करके हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऐसा। एसिडिक कैरेक्टर जैसे यह मान लो कि हाइड्रोजन हेलाइड है, इसको आप वाटर में डिजॉल्व किए तो यह टूट करके हाइड्रोजन आयन देगा, तो इसके साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा प्लस हेलाइड आयन बनेगा, ऐसा। और यह हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा या एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है इस Ka का वैल्यू उतना ही अधिक होता है, जो हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेयर Ka इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को हम लोग Ka वैल्यू से भी कंफर्म करते हैं, और Ka का मतलब हुआ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शनल। तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा Ka का वैल्यू उतना बड़ा, और एसिड क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग। या हाइड्रोनियम आयन कब बन रहा है? जब यह सब्सटेंस टूट रहा है, मतलब H+ दे रहा है, मतलब एसिड का काम कर रहा है। तो जितना जल्दी H+ देगा या जितना ज़्यादा H+ देगा, ये उतना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और जितना ज़्यादा बनेगा Ka का वैल्यू उतना बड़ा होगा, और एसिड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब यह ज़्यादा कब बनेगा? क्योंकि वाटर के साथ देखो, ये जो वाटर है H2O ऑप्शन पे लोन पेयर, यह क्या करता है? H+ से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ऐसा, इस प्रकार से। तो वाटर तो अब सॉल्वेंट हो, एक्सेस में रहेगा, इसका टेंशन ही नहीं है। टेंशन इसका है कि E कितना जल्दी मिलेगा। E जितना जल्दी मिलेगा या जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा ही बनेगा। और ये ज़्यादा कब मिलेगा? जब सब्सटेंस H+ ज़्यादा फर्निश करेगा। और ये ज़्यादा H+ फर्निश कब करेगा? वही बात फिर से, जब बॉन्ड कमज़ोर हो, ऐसा। तो इसको अभी बॉन्ड का स्ट्रेंथ तो अभी हम लोग देखें कि HF से कमज़ोर बॉन्ड है HCl का, उससे कमज़ोर है HBr का, उससे कम है HI का, ऐसा। HF, HCl, HBr, HI। तो HI का बॉन्ड सबसे कमज़ोर हुआ, इसका मतलब यह सबसे जल्दी H+ देगा, और जल्दी H+ देगा तो मजबूत एसिड का काम करेगा। इसको K वैल्यू से हम लोग कन्फर्म करते हैं। HF के लिए K वैल्यू होता है 7 × 10⁻⁻⁴, HCl के लिए 7 × 10⁸, 7 × 10⁻10 एंड 7 × 10⁻11।
HI के लिए K का वैल्यू इतना बड़ा होना इंडिकेट कर रहा है कि दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये HF का वैल्यू नेगेटिव में होना बता रहा है कि यह बहुत वीक एसिड है। लोग यहाँ कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज क्या करते हैं कि HF को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, और HF को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों मानते हैं? क्योंकि लगता है लोगों को कि HF है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा, और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यही ले लेगा, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ H+ के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट गलत नहीं है जो आप सोच रहे हो, लेकिन इस बात को हमें बताया गया कि सब में हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, ऐसा सब में, तो इलेक्ट्रॉन तो सब खींचेगा। लेकिन फिर यहाँ डिपेंड करता है इस बॉन्ड का लंबाई पे भी ना, कि बॉन्ड जो जितना लंबा होगा उतना आसानी से टूटेगा। HF में भले ही फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते, लेकिन यह बॉन्ड भी काफ़ी छोटा है, जल्दी नहीं टूटेगा। तो कंट्रोवर्शियल उल्टा थोड़ा है, HF लगता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते, लेकिन ऐसा नहीं। HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एसिड, और यह इस K का वैल्यू जो इसको कन्फर्म कर रहा है। समझ गए? नोट्स में सारी बातें हैं, एक बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हाइड्रोजन हेलाइड्स को हम लोग डील किए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हर ग्रुप के लिए, या जो हाइड्राइड या हेलाइड होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे 15 लो 16 लो 17 लो, ऐसा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें अलग अलग टॉपिक देखे, नेचर ऑफ बॉन्ड देखे, इसमें आयनिक कोवलेंट कैरेक्टर पढ़े हम लोग, डायपोल मोमेंट देखे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जो है आता ही है इस टॉपिक से। तो या हाइड्रोजन के तरफ जो रिएक्टिविटी था हेलोजन का, उसको हम लोग समाप्त किए। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग ऑक्सीजन वगैरह के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।